नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप देख रहे हैं स्वतः चैनल। आप सबका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर पीके की, जो बिहार की राजनीति में एक नया रास्ता, नई सड़क तैयार करना चाह रहे हैं और वो हालांकि कोई विशेष स्पष्ट आकार नहीं ले रखा है, लेकिन क्या वर्तमान स्थिति है इस बारे में हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड एक तरफ जिनकी सरकार है, दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस। इस बीच एक नया खिलाड़ी जो है अपने लिए पिच तैयार कर रहा है, खास करके बिहार विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने वाला है उसको लेकर। इस बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो उपचुनाव हुए 4 विधानसभा क्षेत्रों में, उसमें प्रशांत किशोर ने अपने कैंडिडेट खड़ा किए। दूसरा, प्रशांत किशोर का दावा है कि अगले चुनाव में वो 242 नहीं बल्कि पूरे 243 कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और तीसरा, वो कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो 20 सीटों पर सिमट जाएगी। और फिर उसको लेकर उन्होंने पदयात्रा भी की थी जन स्वराज अभियान के तहत। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पार्टी की स्थापना भी की। और क्या लगता है कि उनके आने से बिहार की राजनीति कितनी प्रभावित होगी? क्या वो राजनीति के समीकरण को पलट देंगे, बदल देंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बस उसी गुफा बनकर रह जाए गुब्बारा? दरअसल हुआ क्या कि ये प्रशांत किशोर की किशोर हरकत है जी। प्रशांत किशोर जो है वो अब तक जो भी वक्तव्य दिए हैं, खासकर जब से अपनी रणनीति का काम छोड़ के जब से राजनीति को जी की मुख्य धारा में आए हैं, वो बड़बोला जैसे अभी किशोर वयस्क नहीं हो पाया। अच्छा। माने ओछी बात कर देते हैं, बड़बोला पन करते हैं। जैसे कि जिस स्वरूप को लेके आए थे वो तो बीच में ही डगमगा गया। उसका कारण हुआ कि जैसे कि आप जब नई पार्टी शुरू किए, एक आपने बनाया कि हम अच्छा उम्मीदवार देंगे, परिवारवाद से बाहर हम काम करेंगे, तो फिर आप पुराने नेताओं को क्यों ले लिए? उसमें भी कई दागी ओल्ड एज नेता सबको ले लिए, दागी नेता को लिए, अंत में आपको कैंडिडेट बदलना पड़ा। देखिए, अच्छी बातें करना और डाटा टीवी पर बैठ के बोलना और मैदान में जाके चुनाव लड़ने में बहुत अंतर है। बिल्कुल। तो जो जिस विधा का जानकार है, आप कुछ योजनाएं आपके मन में हो सकती है, आप किसी क्रांति के विषय में बता सकते हैं, आपका अध्ययन है कि आप ऐसा कीजिए, ठीक, तो ये अलग विषय है। अब मान लिया कि अगर कोई अर्थशास्त्री है, वो जान रहा है, तो वो तो एक खाका बताएगा ना, उससे आप वोट की उम्मीद करेंगे तो वो नहीं दिला पाएगा आपको। वो अच्छी अच्छी बातें करेगा। हाँ, वो बोलने वाला आदमी अलग होगा, डायलॉग लिखने वाला आदमी अलग होता है। अगर लिखने वाला जाके डायलॉग अगर मंच पर बोलने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। डिलीवरी का अलग अंदाज। तो वैसे ही प्रशांत किशोर जो है वो जनता के बीच में डिलीवर नहीं कर पाए। अच्छा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पश्चिम चंपारण से अपनी पदयात्रा शुरू की, कैंप लगाकर, गांव-गांव जाकर, वहां गांव में रात बिताकर लोगों से सीधा जनसंवाद किया, तो लग रहा था कि एक जमीनी नेता का उदय हो रहा है, ऐसा कुछ संकेत लग रहा नहीं। 5 स्टार कल्चर में उन्होंने पदयात्रा शुरू जी। उनका तंबू लगता था, टेंट लगता था, उसमें सारी सुविधाएं, टंकी, पानी, माने एक वो इस ढंग से जैसे लगता है कि वो बिहार और भारत में नहीं, कहीं विदेश में इस ढंग की परिकल्पना लेके आए हैं। एक तंबू एक जगह लगा, दूसरा तंबू दूसरी जगह लगा, हाई फाई सब कुछ रहता था उसमें, गाड़ियों का काफिला है। मतलब एक नवधनाढ्यों का माने समझिए कि एक माने एक जगह जुड़ना, उसको कहिए। माने जमीन जमाई जो उनका बिजनेस है उसको छोड़कर वो आ गए। हाँ, नहीं तो स्वाभाविक है, कोई भी चाहेगा कि हम माने अच्छा काम, माने जिसमें फायदे का काम हो, जिसमें जैसे पर्दे के पीछे रहना तो कोई नहीं चाहता है, हर कोई हीरो बनना चाहता है। तो प्रशांत किशोर हीरो बनना चाहे, डायरेक्टर होना अलग बात है, हीरो बनना अलग बात है जी। तो ये जैसे देखिए, वो एक चुनाव नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ समीकरण में जिताए, तो वो नहीं ना जिताए, ये समझने की बात है। वहाँ वोट का समीकरण था। फिर इनके क्रेडिट में है कि ममता को भी जीता है, फिर मोदी जी को जीता है। नहीं तो जब ममता के साथ नहीं भी थे तब भी ममता जीत गई। वो तो समीकरण होता है वोट का, आप कुछ उसमें इनपुट देते हैं या पैसा कीजिए तो और बेहतर आपका जो श्रेय है उससे इनकार नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे आप उस विषय के जानकार हैं,
आप बताइए कि हम किन किन योजनाओं को अंतिम क्षण में लागू कर दें कि जिससे हमको मेरा वोट जो मेरे साथ है वो इधर उधर न। तो जब दूसरे दलों को जिता सकते हैं तो ये खुद अपने लिए भी तो रणनीति, तो उस ढंग से पूरा समीकरण बना पाएंगे आप तब ना। जैसे कि यहाँ तो अंततः ये जात की राजनीति है इस देश में ना, उस जातीय समीकरण को गोलबंद कर पाएंगे, वो जाति का भरोसा आप पर होगा कि नहीं होगा। यहाँ तो ये होता है कि अपनी जाति का भरोसा अपने नेता पर नहीं होता है, उस जाति के कई नेता होते हैं। अच्छा, लेकिन अभी पीके को विफल मान लेना तर्कसंगत नहीं होगा? विफल मान लेना तर्कसंगत होगा, इसीलिए कि बानगी जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं रही जी। आप जैसे पूरे ढेर में से कोई एक चीज उठाकर देखते हैं, चावल को एक ही देखते हैं, सैंपल टेस्ट। तो सैंपल टेस्ट में तो आप नहीं खरे उतरे जी सब जगह। और एक जो आपकी आभा बनी थी, जो एक चर्चा, एक सकारात्मक चर्चा जो थी लोगों के बीच में, अब आप नहीं देखेंगे कि कहीं ये चर्चा हो रही है। 6 महीने पहले आप जिस ढंग से वो वेटनरी कॉलेज की जो इनकी छोटी मोटी रैली हुई जी, वहाँ जो भीड़ जुटी, उसके बाद तो सब कुछ मैंने बैकफुट पर होने लगा। उसके बाद बहुत अच्छी स्थिति नहीं हो पाई। एक जो लोगों में मैसेज था कि प्रशांत किशोर बोलते थे कि हम 2 करोड़ लोगों के मेरे पास लिस्ट है, एक बार 200 रुपया सब लोग डालेंगे, मेरे पास 200 करोड़ रुपया आ जाएगा और उससे हम अपने 243 कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे। तो ये अच्छी बातें बोलने में अच्छा लगता है टीवी पर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना कठिन है। और ऐसे ही आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को 20 सीट पर समेट देंगे? जो नीतीश कुमार लोकसभा में 12 सीट लेकर आ गए, एनडीए के साथ उसके माने बिल्कुल बराबरी में सीट जीत के आए, जबकि और भाई 43 सीट विधानसभा में उनके हैं अभी। 43 सीट एक माने दुर्योग था कि उनको 43 सीट आया। वहाँ कहीं न कहीं मतलब चिराग पासवान का माने कहीं उसकी छाया थी, इस वजह से माने ये हुआ समीकरण अभी का जो समीकरण। तो ठीक है, हम लोग निष्कर्ष पे ले चलते हैं कि क्या माना जाए अगले विधानसभा चुनाव में जो परंपरागत जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, एक तरफ से इंडी गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, बीच में पीके कितना प्रभावित हो सकेंगे? पीके के चुनाव लड़ने से एनडीए को फायदा होगा। पीके राजद कांग्रेस का वोट काटेंगे और ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हित में होगा। और उनका जो वोट है, इनका लक्ष्य भी यही है कि अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो राजद को समाप्त कर दें। यही है इनका। तो राजद से क्या तलखी है इनको? तलखी इनकी है कि वो जानते हैं कि इसने प्रदेश को नुकसान पहुंचाया है ज्यादा। माल्या नीतीश से भी तुलनात्मक रूप से उनका कहना है कि वो काल जो है वो प्रदेश को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अच्छा। और वो बार बार कहते हैं कि तेजस्वी 9वां पास है और वहाँ परिवारवाद है, कम से कम नीतीश कुमार में परिवारवाद नहीं है और भाजपा में भी परिवारवाद नहीं है। तो वो परिवारवाद के विरोधी हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ये उनका मतलब बिल्कुल तकिया कलाम है कि राजा का घर में राजा नहीं पैदा होगा। और 9वां पास ही क्यों बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, आपका बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा, हम आपके बच्चे को बनाएंगे, कोई भी आम आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये मोटो लेके वो चल नहीं पाए। फिर तो उन्हीं नेताओं में से नेता उनके यहाँ आने लगे, तो वो तो नहीं होगा ना कि मैंने ओल्ड वाइन न्यू बोतल कर दीजिए, शराब पुरानी ही है, बोतल बदल दिए। तो इससे इनको बचना होगा। अगर ये अब कुछ नया कर सकते हैं, अभी समय है, क्या सोच रहे हैं, क्या आगे करना चाहते हैं। जैसे अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों को थोड़ा उद्वेलित कर रहे हैं, तो जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो उस आंदोलन में नहीं। और लेकिन वोट तो जो उपद्रवी है वही देगा, संख्या उनकी ज्यादा है। तो ये उपद्रवियों को अपने साथ लाना चाह रहे हैं कि मेरा तो वही कार्यकर्ता बनेगा, हमारा वोट वही बिल्कुल ये कराएगा। तो इन सब को लेकर जो करता है वही आप कर रहे हैं, आप सही दिशा नहीं दिखा रहे हैं जी। तो आज की चर्चा में हम इतना ही रखते हैं कि पीके अभी चुनाव में प्रभावित तो होंगे, लेकिन उससे लाभ एनडीए को होगा, ऐसा एक विश्लेषण है, राजनीतिक विश्लेषण। हालांकि आने वाले समय में पीके का क्या रुख होगा, बिहार की राजनीति को इससे कितना लाभ हानि होगा, क्या परिदृश्य बदलेगा, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार।